हेलो बाबू। तो थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। फोर्थ लेक्चर में हम आते हैं कि मेंडल ने अपना वर्क कैसे किया, है ना। पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, क्या क्या कैरेक्टर सेलेक्ट किया, तो इसके लिए हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि आपके बुक का पीडीएफ ओपन हुआ है यहाँ पे, और ये इसलिए ओपन किया गया है कि मेंडल ने अपने वर्क में क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। 7 कैरेक्टर्स और 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ये समझना बाबू, इस चीज़ को ज़रा इसको ध्यान दो आप लोग। यहाँ पे आपको बता दूँ, एक मिनट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, कितने कैरेक्टर्स को या कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को मेंडल ने स्टडी किया। तो आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो। देखो ये यहाँ से पैराग्राफ पढ़ो। देखो क्या है ना कि इधर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसको मैं एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, और ये जेनेटिक्स है। जब तक इसको एक एक पॉइंट आप नहीं समझोगे ना, तो ये समझ में आने वाला है नहीं। और अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 2 चैप्टर आपके बायोटेक्नोलॉजी के हैं, ये कोई चैप्टर समझ में आने वाला है नहीं। समझ गए ना। तो इसलिए इसके हम जो जो ज़रूरतें हैं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है टू अंडरस्टैंड ऑल द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, इसके लिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब यहाँ पे आता है कि भाई ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन है क्या, समझना बाबू, इसको बहुत ज़रूरी है। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन किसको बोलते हैं, यहाँ पे है। A true breeding line is one that having undergone continuous self pollination। ऐसा ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग ऐसा प्लांट होता है, ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसमें क्या हो गया, कई जनरेशन तक या कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जिसके अंदर हो रहा है या हो चुका है। अंडरगॉन, हैविंग अंडरगॉन, जिसके अंदर क्या हो गया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो चुका है और आगे भी उसमें होते रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन। सोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। इसमें क्या बताया गया कि जब ट्रू ब्रीडिंग होगा, तो जब अगली जनरेशन में इसके जो ट्रेट्स हैं जब ट्रांसफ़र होंगे, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक अगर हम बात कर लें आपका कैपिटल टी, ये एक प्लांट है, ठीक। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सेल्फिंग करा दिया, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग शॉर्ट में सेल्फिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। सेल्फिंग कराया, तो अब सेल्फिंग जब हम कराएंगे तो आपने यहाँ पे पता है कि इसमें क्या होगा। देखो गैमीट बनेगा, सेल्फिंग करेंगे तो भाई कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी, ये एक प्लांट हो जाएगा, या वही प्लांट है उसी में क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो एक मेल का काम करेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल का काम करेगा। तो एक मेल गैमीट बनाएगा, दूसरा फीमेल गैमीट बनाएगा। अब इसमें देख लो आप, इसमें हमने क्या किया, कैपिटल टी फॉर्क लाइन मेथड, ये भी आप भी समझ जाओगे, ठीक है, आप भी समझ जाओगे बाबू। ये एक गैमीट हो गया। गैमीट्स को हमेशा हम क्या करते हैं, सर्कल के अंदर रख देते हैं समझने के लिए। दूसरा पहला वाला टी हो गया इसका, दूसरा वाला टी फिर हम ले लेंगे यहाँ पे, और इससे फिर से जो हम फीमेल पेरेंट के दोनों गैमीट्स बनेंगे टी वाले, इनको हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, कैपिटल टी, ये अगला जनरेशन मिल रहा है हमको। हर जगह पे अगर आप देखो तो क्या इसमें ट्रेट के अंदर कोई वेरिएशन आया, देखो जैसा पेरेंट है वैसा ही क्या हो गया, ऑफस्प्रिंग आ गया। अब फिर से इन ऑफस्प्रिंग्स में जितना भी देख रहे हो 4 के है ना, इसमें अगर फिर से सेल्फिंग कराओ तो क्या आएगा, सेम ट्रेट आएगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया, इसको इस लाइन को जरा आप समझोगे, क्या लिखा गया है, सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशंस। कई सारे जनरेशन तक इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। स्टेबल इनहेरिटेंस होगा और उन इनहेरिटेंस से जो ट्रेट आएंगे उनका एक्सप्रेशन भी स्टेबल ही रहेगा। क्लियर हुआ, ये बड़ा ज़रूरी लाइन है, आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक बाबू। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझसे इसको बात, एक सेकेंड, पूछोगे ज़रूर, ठीक है। चलो वो तो मीडियम हो गया, आप देख सकते हो उसको, मैंने यहाँ से फिर से हटा दिया इसको, तो पूरा इरेज हो गया है, ठीक है। अब इसमें आता है फिर से अगला पॉइंट, इसमें फिर देखोगे आप, यहाँ पे फिर मेंशन किया गया है कि मेंडल ने क्या किया। अगर मेंडल ने देखा कि भाई ठीक है, हम क्या करेंगे, प्योर लाइन का हम लोग प्योर लाइन पे अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मेंडल ने सेलेक्ट क्या किया, इसमें ज़रा ध्यान देंगे आप। मेंडल ने सेलेक्ट क्या किया, मेंडल सेलेक्टेड, देखो यहाँ पे दिया है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। समझिएगा यहाँ पे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग आप समझ गए, ट्रू ब्रीडिंग का यहाँ से दिया हुआ है, और ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या हो जाएगा, इज़ वन दैट हैविंग अंडरगॉन
कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। और कैसे स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन को ये स्टेबल रखता है, इसको हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया एक क्रॉस बना करके, आप उसमें देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को सेलेक्ट किया, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, 14। अगला पॉइंट समझना जरूरी है। एज पेयर्स, पेयर के फॉर्म में लिया, 14 ट्रू ब्रीडिंग लिया, लेकिन पेयर के फॉर्म में तो कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग। या तो 14 बोलोगे या 7 पेयर्स बोलोगे। विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। मतलब क्या, कितना लिया, 14 ट्रू ब्रीडिंग लिए गए, 14 ट्रू ब्रीडिंग। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, ध्यान दोगे आप लोग। 14 ट्रू ब्रीडिंग लिया इन्होंने, तो पी प्लांट ही तो लिया ना। अब पी प्लांट में क्या बोला कि भाई पी प्लांट है तो सारे के सारे कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। अब जो ट्रू ब्रीडिंग बनाया, जैसे मान लो कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर, ट्रू ब्रीडिंग 14 ट्रू ब्रीडिंग, या बोलें तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बोल दो आप, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मैंने बताया आपको कि जो अलग अलग कंडीशंस में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। इसके साथ और क्या ले लेंगे, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ले लिया, या हम बोल देंगे तो 7 कैरेक्टर्स आगे हम बताने वाले हैं, 7 कैरेक्टर और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म में, क्लियर ना। अब यहाँ पे आ गया, तो जो 14 ट्रू ब्रीडिंग लिया या 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया या 7 कैरेक्टर लिया इन्होंने, तो हम कैरेक्टर 7 बोलेंगे तो 7 प्लांट बोलेंगे। और एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स बोलते हैं। तो अगर एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का टोटल नंबर क्या आ जाएगा, वो 7 पेयर हो जाएगा। और एक कंट्रास्टिंग ट्रेड को हम एक ही प्लांट में तो दे सकते हैं ना। चलो जैसे ले लिया हमने हाइट, स्टेम हाइट, ठीक है, हमने पढ़ा है। अब स्टेम हाइट ये एक क्या है, ये एक कैरेक्टर है, ये क्या है, कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर में आपने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लेना है, तो हाइट का कंट्रास्टिंग ट्रेड हम जानते हैं, डोमिनेंट में आएगा क्या, टॉल, और रिसेसिव में क्या आ जाएगा, ड्वार्फ। अब बताओ, ये 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कैरेक्टर एक हो गया, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हो गए। तो अगर हम 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड ले रहे हैं तो कितने प्लांट लेने पड़ेंगे इसमें, एक प्लांट लोगे आप टॉल होगा और एक प्लांट लोगे आप ड्वार्फ होगा। तो एक कैरेक्टर के लिए कितने प्योर लाइन हो गए, 2 हो गए। और 7 कैरेक्टर हमको स्टडी करना है तो कितने टोटल प्योर लाइन्स हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब समझना बाबू, यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर, सारे के सारे कैरेक्टर सेम होंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट होगा। जैसे सारे का सारा जितना प्लांट होगा सब का सब। इसके बाद से अगर हम बोलें तो क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, सीड सेप हो गया, दूसरा क्या होगा, सीड कलर, तीसरा क्या हो जाएगा, पोड सेप, फिर पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, और एक स्टेम हाइट हो गया। तो ये 7 जो कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, तो 7 में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ ले लिया, हमने हाइट ले लिया ना, तो बाकी अदर जो 6 कैरेक्टर्स हो रहे हैं वो सेम रहेंगे। भाई पी प्लांट है तो बताओ, पी प्लांट का सीड का शेप कैसा होगा, या तो राउंड हो गया, रिंकल्ड होगा। अब चाहे वो प्लांट टॉल हो या ड्वार्फ हो, अगर टॉल होगा तब भी उसका राउंड रिंकल्ड हो सकता है, और अगर ड्वार्फ है तब भी उसका राउंड रिंकल्ड हो सकता है। क्योंकि टॉल सिर्फ हमने एक कैरेक्टर बात किया, तो एक हम डोमिनेंट मान रहे हैं ना, टॉलनेस। हो सकता है वो टॉल वाला जो है सीड का जो शेप है वो उसके लिए उस टॉल प्लांट के अंदर जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, वो क्या हो, रिसेसिव फॉर्म में हो, स्मॉल आर हो, तो क्या हो जाएगा, वो रिंकल प्रोड्यूस करेगा ना। तो इसलिए क्या बोला गया कि सारे के सारे जो 7 कैरेक्टर्स हैं सिमिलर रहे, बस एक कैरेक्टर जो था वो डिसिमिलर है। इसलिए यहाँ मेंशन किया एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, याद रखना इसको। अब आगे क्या, सम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स सेलेक्टेड वेयर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो, ग्रीन, ये बता गया क्या क्या इन्होंने सेलेक्ट किया। तो इसको हम आगे अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, इसमें ये पूरा ठीक से समझ लेना इसको क्या क्या है। अगर कोई डाउट होगा तो फिर से इसमें पूछना, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। देखो अभी तक हमने कोई रटने वाली बात नहीं बताया, जो भी आपको जब से हमने स्टार्ट किया इधर में टर्म्स को छोड़ दिया जाए, तो आगे भी आपका कोशिश करूँगा मैं कि रटने वाली बात ना हो, ठीक है। चलो बाबू, यहाँ से हम ओपन करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने इसको ख़त्म किया था उसको फिर से हम लोग ओपन करते हैं, ठीक। ये आ गया हमारा। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल के जो वर्क थे, मेंडल ने अपने वर्क में क्या क्या वर्क किया, चलिए आते हैं हम।
मेंडल्स वर्क, मेंडल्स वर्क। ठीक है बाबू, मेंडल का वर्क क्या रहा? मेंडल ने जो काम किया अपना पी प्लांट पे किया। ठीक है, मेंडल वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम। कितने कैरेक्टर की स्टडी किया? तो ही स्टडीड, अभी हमने इसको पढ़ा है टेक्स्ट में, 7 कैरेक्टर्स। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 कैरेक्टर्स बोल देते हैं, स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 7 कैरेक्टर्स, समझिएगा इसको, 7 कैरेक्टर्स और 7 पेयर्स ऑफ contrasting traits, 7 pairs of contrasting traits। ठीक है, और सीधा बोले तो कितना, 14 ट्रू ब्रीडिंग, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, पी प्लांट वेराइटीज, समझना बाबू, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, या इसी को हम बोलते हैं 14 प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स दोनों का मतलब है कि देखो, ट्रू ब्रीडिंग बोलो या ब्रीड ट्रू, ब्रीड ट्रू का मतलब क्या लिया हम लोगों ने, होमोजाइगस कंडीशन में जब हमने लिया कैपिटल टी, तो उसने ब्रीड ट्रू किया, मतलब उसकी जो ब्रीडिंग है ट्रू हुई, कैपिटल टी वाले ही ऑफ स्प्रिंग को उसने प्रोड्यूस किया है ना, तो इसलिए इसको ट्रू ब्रीडिंग को ब्रीड ट्रू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब आया यहाँ पे कि जो 7 कैरेक्टर्स था या 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे, इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर इन प्लांट्स में किया। बाबू देखो, आप इसको जरूर याद रखो कि जो 14 ट्रू ब्रीडिंग्स हैं सब सिमिलर हैं एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर। और जिस कैरेक्टर के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, जो कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया, सिर्फ वही कैरेक्टर डिफरेंट था, बाकी सारे कैरेक्टर 7 जो हैं सारे के सारे पी प्लांट में सेम रहे। तो इस चीज़ को थोड़ा आप भी ध्यान दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेने वाले हैं कैरेक्टर, याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको। देखो यहाँ पे हम ले लेंगे, एक हो गया कैरेक्टर, सीरियल नंबर हो गया, फिर आ गया क्या, कैरेक्टर, फिर क्या आ गया, डोमिनेंट ट्रेट, और फिर आ गया रेसेसिव ट्रेट। ये अभी आपको बताना है, देखो मैं शायद छूटा हुआ है, रेसेसिव ट्रेट ये होते क्या है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, ये आपको बताना है, हमको बताऊंगा आपको। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कैरेक्टर को मेंडल ने स्टडी किया। कौन कौन से थे यहाँ पे देखिए। पहला जो कैरेक्टर था इसको हम ले लेते हैं स्टेम हाइट, क्योंकि ये इकलौता था, अकेले था, तो पहले हम स्टेम हाइट को देख लेते हैं। स्टेम हाइट, स्टेम हाइट, और स्टेम हाइट के लिए देखें तो क्या आता है, डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो टॉल होता है, रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो ड्वार्फ होता है। आप कहोगे कि सर बुक में तो दिया हो, क्यों लिख रहे हैं, है ना, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आपको बतानी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बाबू, स्टेम हाइट हो गया। स्टेम हाइट के बाद से फिर हम आ जाते हैं क्या, सीड शेप के लिए। सीड शेप, और सीड शेप भाई कैसे होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा आ जाएगा, राउंड हो जाएगा इनका, डोमिनेंट, और रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है इसमें क्या, तीसरा आता है सीड कलर। सीड कलर, तो सीड कलर में भी क्या आ गया आपका, देखो सीड कलर में आ गया आपका येलो और ग्रीन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, फिर आता है, देखो ये सीड से रिलेटेड हो गए 2 कैरेक्टर। अब एक सेकेंड, पोड से रिलेटेड हम बात करेंगे।
अब हम पोड से रिलेटेड बात करें। पोड का मतलब फली होता है, मटर का जो फली आता है ना, जो मटर के जो दाने होते हैं वो इतना बड़ा बड़ा होता है ना, उसका जो फ्रूट होता है देखना, वो पी फ्रूट होता है वो, क्योंकि फ्रूट के लिए आप जानते हो सीड और प्लस क्या होता है इसमें, फ्रूट वाल होता है, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, जिसको हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं, प्लस सीड, इसको मिला के बनता है क्या, फ्रूट। तो यहाँ पे हम पोड ले लेंगे। तो अगला कैरेक्टर हम ले लेंगे यहाँ पे पोड सेप। पोड सेप में क्या आ जाता है बाबू, इनफ्लेटेड डोमिनेंट होगा, मतलब फ्लैट होगा सीधा, और दूसरा क्या आ जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड, इनफ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। ठीक, पोड में दूसरा क्या कैरेक्टर आ जाएगा, तो पोड का हम पोड कलर ले लेंगे। ठीक है ना, पोड कलर, ये कौन कौन सा आ गया पोड कलर में, तो पोड कलर में आ गया आपका ग्रीन, डोमिनेंट है ये, और इसका रिसेसिव फॉर्म येलो होता है। ठीक ना, अगला आते हैं 6 में, क्या आ जाएगा, तो 6 में आ गया आपका फ्लावर, और फ्लावर में भी दो कैरेक्टर ले लिया हम लोगों ने। पहला क्या लिया, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, और फ्लावर का जो पोजीशन था वो आप जानते हो, पहला क्या, एक्सियल जो डोमिनेंट है, और टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल का आप लोग जानते हो, एक्सियल का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सियल में होगा, जैसे आप अपने बुक का डायग्राम देखोगे ना, तो फ्लावर का पोजीशन आपको दिखेगा उसमें कि एक्सियल और टर्मिनल, जैसे हम लोग एक्सिलरी वर्ड पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से ये फ्लावर का हम बात करेंगे। और लास्ट वाला जो कैरेक्टर आता है वो भी फ्लावर से ही है, तो अगला हो जाएगा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, और फ्लावर कलर में आप जानते हो वायलेट हो जाएगा, डोमिनेंट वायोलेट, और ये क्या हो जाएगा, वाइट। तो अब इसमें जो मुझे बताना था आपको, उसको ज़रा देख लो, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स या कितने जीन्स हैं, या कितने मतलब किस सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएगा इसमें कि क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स ऑन पी प्लांट, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, और कैरेक्टर दे देगा, सीड सेप सीड कलर, पोड सेप पोड कलर, ये सब जो है इसमें से कोई दे देगा, ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, किस फॉर्म में प्रेजेंट, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें आपको मिल जाएगा, देखो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये अकेले मिल रहा है, लेकिन अब इनमें देखो तो ये आपके दो दो के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम ले लेंगे 1, ये 2 एंड ये 2, देख रहे हो यहाँ पे पोड सीड फ्लावर एंड स्टेम, ये सीक्वेंस दे देगा कि कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टर्स ऑफ सीड पोड फ्लावर एंड स्टेम, स्टेम हाइट कर देगा, स्टेम हाइट आर प्रेजेंट इन पी प्लांट इन द सीक्वेंस ऑफ, और उस सीक्वेंस में आपको ये चीज़ याद करना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आपने याद रखना है, किसी भी सीक्वेंस पूछा बस आप ये ध्यान रखोगे, बहुत आसान है। एक चीज़ और यहाँ पे आपके लिए है, जो चीज़ बड़ा कंफ्यूज करता है हम लोगों को, ठीक ना, बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए देखो, इसमें आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हो, जो सीड का कलर है इसमें, ये वाला जो है आप देख रहे हो सीड का कलर, और इसके साथ साथ जो पोड का कलर, देखो सेम कलर आ रहे हैं दोनों के लिए, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, एक जगह पे येलो ग्रीन हो जाता है, दूसरी जगह ग्रीन और येलो हो जा रहा है। अब इसको समझना होगा कहाँ पे ग्रीन येलो है, कहाँ पे येलो ग्रीन है, बहुत सिंपल सी बात है इसके लिए, ठीक है। आप लोग रूम लेके रहते हो, है ना, कहीं कहीं पे ये होता है कि रूम ऐसे मिलता है कि जहाँ पे हम रूम लेके रहेंगे तो उनको हम पैसे देंगे, तो वो हमको खाने के लिए भी देंगे, रहने की जगह भी देंगे, मतलब हर चीज़, उसको बोलते हैं पीजी, पेइंग गेस्ट। गेस्ट तो है लेकिन वो गेस्ट कैसा है, फ्री वाला नहीं है, पेइंग गेस्ट है। तो आप यहाँ पे देखो पीजी से याद कर लो इसको, है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ रहा है, पी और जी, पी फॉर क्या है, पोड, पोड का कलर, क्योंकि कलर में ही पोड और सीड के कलर में ही हमको कन्फ्यूजन है,
ठीक है। जैसे एक पता लगा दूसरा इसका अपोजिट है, तो P फॉर पोड और G फॉर ग्रीन। अब देखो यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट पहले आता है, जो भाई जो डोमिनेंट रहेगा वही तो पहले बोलता है ना, रिसेसिव चूचा दबा रहेगा। ठीक है, तो PG याद रखोगे ना आप, तो इस PG से आपको कभी सीड कलर और पोड कलर में कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू, तो ये हमारे रहे क्या 7 कैरेक्टर्स जिसको मेंडल ने स्टडी किया। और मेंडल ने जब स्टडी कर लिया, इसके बाद से मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इसके बाद से अपना एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फाइनल कर लिया। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किया वो कैसे किया, मैकेनिज्म क्या है उसका। ठीक है, तो हम लोग भी उसको करके देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं उसको हम लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे मेंडल ने किया। नहीं बाबू देखो, एक टॉपिक अननोविंगली मुझे लग रहा है कि छूट रहा है शायद, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मेंडल का टेक्निक क्या है, मेंडल ने कौन सी टेक्निक को यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक बताया है कि नहीं बताया मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए मैं एक बार उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको देख लेना कि अगर हो गया होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ है तब भी कोई बात नहीं है, हम तो जान ही रहे हैं, पढ़ने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और हेडिंग पढ़ लेंगे। क्या हेडिंग हो जाएगा हमारा, मेंडल्स टेक्निक। मेंडल्स टेक्निक। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा टेक्निक यूज़ किया, समझ गए ना, कौन सा टेक्निक यूज़ किया मेंडल ने, इसको हमको समझना जरूरी है। देख लेते हैं मेंडल ने क्या टेक्निक यूज़ किया। देखो मेंडल ने जो टेक्निक यूज़ किया उसको बोलते हैं एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ठीक है, मेंडल यूज्ड क्या, एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। देखेंगे हम लोग ये क्या है, एमैस्कुलेशन क्या है, बैगिंग क्या है। देखो अभी हमने जैसे पहले पढ़ा है मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। देखो पहला इसमें आ गया कि एमैस्कुलेशन क्या है, व्हाट इज एमैस्कुलेशन। क्लियर, व्हाट इज एमैस्कुलेशन, समझना बाबू यहाँ पे एमैस्कुलेशन क्या है। तो एमैस्कुलेशन को क्या बोलते हैं, पी प्लांट कैसा होता है, पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर उसका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब समझ लो कि मेंडल ने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट कराना है। मेंडल ने देखना है कि यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिया हूँ मैं और एक क्या है ड्वार्फ प्लांट लिया हूँ। अब इसमें हमको देखना है कि आने वाली जनरेशन जो है वो कैसी होगी, यहाँ पे ये जनरेशन कैसी होगी, क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो पी प्लांट है ये और ये, एक मान लीजिए टॉल वाला हाइट है और एक ड्वार्फ वाला हाइट है, लेकिन इसमें जो फ्लावर बियर होंगे, फ्लावर तो दोनों बाइसेक्सुअल होंगे ना दोनों में, इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, इसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर को बियर करता है। ठीक, अब मेंडल ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, अगर ऐसा छोड़ देंगे, देखो एक फ्लावर के अंदर अगर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और दोनों ही जब मेल फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेंगे, तो चांस वहाँ पे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन का पूरा चांस है 100%, कि वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अपने डिज़ायर का अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा पाएगा। तो इसलिए मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले जिस प्लांट को इन्होंने फीमेल माना, ठीक है, उस फीमेल प्लांट में जितने भी फ्लावर्स थे, उन फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर की मेच्योरिटी से पहले उनको सारे फ्लावर के एंथर को क्या किया, फोर्सेप और सीजर, मतलब चिमटा होता है और कैंची होती है, सीजर के हेल्प से क्या किया इन्होंने, रिमूव कर दिया सारे एंथर को। कब, बिफोर मेच्योरिटी, मतलब एट जुवेनाइल स्टेज, इसको हम बोल सकते हैं कि एंथर मेच्योर हो उसके पहले ही क्या किया इन्होंने, एंथर को रिमूव कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एमैस्कुलेशन। समझिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं, प्रोसेस ऑफ रिमूवल of anther from a bisexual flower, at जुवेनाइल स्टेज। समझना बाबू यहाँ पे, कब, जुवेनाइल स्टेज पे, एंथर की मेच्योरिटी से पहले, एंथर मेच्योर हो उसके पहले ही इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक, लेकिन कहाँ से, तो जिस प्लांट को इन्होंने फीमेल माना था, फीमेल पेरेंट, उसी में से रिमूव किया था, ये याद रखोगे आप।
इमैस्कुलेशन किस में किया जाएगा? पी प्लांट में, सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेरेंट में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लो कि कोई और प्लांट हो, अगर वो यूनिसेक्सुअल हो, तो क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट में भी इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल, ये चैप्टर 2 में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो उसमें इमैस्कुलेशन बैगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैगिंग करने की ज़रूरत है, सॉरी, इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत उसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि इमैस्कुलेशन किया क्यों मेंडल ने, रीज़न क्या था इसके पीछे। तो इमैस्कुलेशन इसलिए किया, अब यहाँ पे क्लियर तो हो गया, सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। इमैस्कुलेशन was done to prevent, क्या प्रिवेंट करने के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या हुआ ये, ठीक है बाबू, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इमैस्कुलेशन किया गया था, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, रोकने के लिए क्या किया? इमैस्कुलेशन कर दिया। अब जो भी इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स थे, देखो अगर भाई इमैस्कुलेशन कर दिया, फ्लावर वैसे ही ओपन है और हाइब्रिडाइजेशन हमको कराना है आर्टिफिशियल, तो हो सकता है वहाँ पे कि कोई अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ मेंडल ने अगर लिया, तो मान लो कि ड्वार्फ को इन्होंने फीमेल पेरेंट मान लिया, ठीक है, ये हो गया फीमेल पेरेंट और ये हो गया मेल पेरेंट। तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से इन्होंने क्या किया? सारा का सारा एंथर को रिमूव कर दिया, और जब जितने भी फ्लावर्स यहाँ पे रहे, उन फ्लावर्स को क्या किया? बटर पेपर से कवर कर दिया। क्यों कवर किया? क्योंकि हो सकता है कि इस प्लांट से क्रॉस कराना ना, इसका हो सकता है कि कोई दूसरा प्लांट ड्वार्फ वाला है और वहाँ से कोई पॉलन ग्रेन क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया यहाँ पे, तो वो तो अनडिजायर्ड क्रॉस हो गया ना। अनडिजायर्ड मतलब क्या हो गया? वहाँ पे कैरेक्टर हमने जो सोचा था उसका हुआ ही नहीं। तो इसलिए क्या किया इन्होंने? इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स को इन्होंने कवर कर दिया, ठीक है। इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स were covered by बटर पेपर, अमूल बटर वाला है, बटर पेपर, टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करने के लिए? अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए इमैस्कुलेशन और बैगिंग कर दिया गया, ठीक है। बैगिंग के लिए भी होता है कि बैगिंग क्यों किया गया, फिर इमैस्कुलेशन क्यों होती है। इमैस्कुलेशन की सीधी बात क्या है? टू प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, या सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। बैगिंग क्यों किया गया? टू प्रिवेंट अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बाबू। अब देखो सीधा बात क्या की इन्होंने, जब एंथर जो मेल पेरेंट था, मेल पेरेंट का एंथर मैच्योर हो गया, फीमेल फ्लावर में जो देखा फीमेल पेरेंट में, तो स्टिग्मा मैच्योर हो गया, पिस्टिल मैच्योर हो गया। फिर इन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट में मेल पेरेंट के पॉलन ग्रेन को कलेक्ट किया, बैग को ओपन किया और फिर उसके बाद स्टिग्मा पे ले जा करके आर्टिफिशियली खुद से क्या किया? डस्ट कर दिया, स्प्रेड कर दिया सारे पॉलन ग्रेन्स को। क्या हो गया? पॉलिनेशन। कैसा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। छोड़ दिया इन्होंने। छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनेशन करने के बाद फिर से रीबैक कर दिया, दोबारा से बांध दिया। फिर इसके बाद से क्या होगा? आप जानते हो, पॉलन का जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा पे, फिर पॉलन ट्यूब बनेगा, पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट बनेंगे, फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन से फिर सीड बनेगा, मैच्योर हो जाएगा सीड। सीड मैच्योर होने के बाद से जब हार्वेस्टिंग कर लिया गया पी प्लांट्स को, तो जिन प्लांट्स में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनको इन्होंने अलग से कर लिया। करने के बाद से उनके सीड को फिर से ले जा करके दोबारा से बोया, ठीक। सीड को जब बोया गया तो उससे जो प्लांट मिले उसको बोला इन्होंने क्या है कि दिस इज़ द फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फीलियल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, जो प्लांट ग्रो किए। उस प्लांट में जब, चूंकि कौन से कैरेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट किया? हाइट के लिए, तो एक टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था। तो F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जब इन्होंने देखा तो जितने सारे प्लांट्स आए, सारे के सारे 100% प्लांट जो थे वो टॉल थे, ठीक है, 100%
टॉल प्लांट। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको छोड़ दिया, उनमें कोई इमैस्कुलेशन बैगिंग नहीं किया। जब ऐसे ही छोड़ दिया तो वो प्लांट में क्या हो गया, सेल्फिंग हो गया, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। और जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद से फिर से सीड कलेक्ट किया और उन सीड को दोबारा से जब बोया तो उससे जो प्लांट मिले F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में इन्होंने टॉल इज टू ड्वार्फ का फिनोटाइपिक रेशियो निकाला 3:1 जैसा हम जानते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने जीनोटाइप रेशियो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, ये तीनों फॉर्मेट पे इस सीक्वेंस में जब जीनोटाइपिक रेशियो निकाला तो इनको 1:2:1 का रेशियो मिला। ठीक है, तो मेंडल ने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को समझने वाले हैं कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक ना बाबू, इसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। अब यहाँ पे हमको मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही पढ़ना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या। ठीक है बाबू, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया ऐसा क्रॉस जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी की जाए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, द क्रॉस which deals with the study of only one character at a time। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट किया, तो मेंडल ने सबसे पहले इन्होंने स्टेम हाइट को सेलेक्ट किया। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड क्या बाबू, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट इन हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये तो आप समझ गए, स्टेम हाइट लिया था भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप क्रॉस बनाओगे इस पूरा पैटर्न को फॉलो करोगे, ध्यान रखना इसको। देखो क्या करा इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने कैरेक्टर ले लिया। कैरेक्टर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको आप लिखोगे कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। फिर इसके बाद से इसका डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट, और देन रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये है क्या, दोनों को लिखना, ये लिखना पड़ेगा आपको। देखो कैरेक्टर कौन सा लिया, स्टेम हाइट। तो स्टेम हाइट के लिए आप जानते हो कि डोमिनेंट क्या है, टॉल, रिसेसिव क्या है, ड्वार्फ। और आपको मेंडल के 7 कैरेक्टर्स को हर हाल में याद करना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं रहेगा तो आप कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। समझ गए बाबू। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मेंडल ने प्योर लाइन लिया ना। प्योर लाइन का मतलब क्या होगा, एक प्लांट जो होगा प्योर टॉल होगा और एक दूसरा प्योर ड्वार्फ होगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट किया। पेरेंट भाई क्या करना है, 2 प्लांट ग्रो कर ही रहे हैं, 2 प्लांट को सेलेक्ट करना है। पेरेंट प्लांट क्या लिया, एक को टॉल और दूसरा क्या लिया, ड्वार्फ। एक प्लांट जो था जिसका हाइट पूरा टॉल था और एक ड्वार्फ था। अब इसमें इन्होंने देखना, यहाँ पे टॉल, मैं एक साथ फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों है। टॉल बोले तो टॉल दिखाई देगा ना बाहर से कि हाँ ये बड़ा है, ड्वार्फ मतलब छोटा हाइट में दिखाई देगा, ये फिनोटाइप हो गया। लेकिन टॉलनेस के लिए जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा, अगर प्योर लाइन की बात करें तो 2 चीज़ होते हैं, एक तो कैपिटल टी हो सकता है होमोजाइगस कंडीशन, या कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकता है। लेकिन जब प्योर लाइन बोल देंगे तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही रहेगा। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। ये इनका जीनोटाइप हो गया। देखना बाबू, इसके बाद से क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग स्टेप लेते हैं वो गैमीट लेते हैं। कभी भी आप जानते हो जब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फ्यूजन गैमीट्स का ही होता है। तो गैमीट में आप देखोगे यहाँ पे क्या बनेगा, गैमीट, चूँकि दोनों अलील सेम टाइम के हैं तो सेम टाइप के हैं तो दो यहाँ पे गैमीट बन जाएगा, एक कैपिटल टी दूसरा वाला भी कैपिटल टी। इसके पहले हमने बताया था कि जब गैमीट हम लेते हैं तो हमेशा उसको क्या करते हैं, सर्कल के अंदर रखते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी फिर यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक, अब इनका हमको क्या करना है, फ्यूज़न कराना है। तो देखो फ्यूजन कराने के दो मेथड्स हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग चेकर बोर्ड मेथड, एक होगा फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड में करना क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। मान लो यहाँ पे दो प्लांट ले लिया, दो में से किसी एक को पेरेंट मान, किसी को मेल पेरेंट मान लिया होगा, किसी को फीमेल मान लिया होगा। समझ में आ रहा है ना, आप भी चाहो तो ऐसे ले सकते हो। और जनरली जब भी लोगे आप तो फिर देखो कुछ लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करते हैं ना, कहते हैं कि मेंडल ने कौन सा फीमेल किसको माना मेल किसको माना टॉल डॉर्फ में। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है, कहीं नहीं दिया है। लेकिन आप इसको अगर कॉमन सेंस लगाओ तो ऐसे करके आंसर दे सकते हो, लेकिन वो मतलब समझ लो कि वो क्वेश्चन ही अथेंटिकेटेड नहीं है, गलत है। जैसा कि आप जानते हो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, थोड़ी चीज़ जान जाते तो समझते हैं कि बस अब हमको सब कुछ आ रहा है, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है आज के टाइम पे, बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसा कोई बेवकूफ़ आदमी है, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप उसी के हिसाब से आंसर दे दोगे। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, मेल फीमेल हम मानते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हमेशा देखोगे तो मेल की हाइट ज़्यादा होती है, फीमेल की हाइट कम होती है। ठीक है, उसी रेफरेंस में आप टॉल जो होगा उसको मेल मान लोगे, ड्वार्फ को फीमेल मान दोगे। इसी के रेफरेंस में जो बेवकूफ़ पूछेगा उसको ऐसा आंसर कर दोगे। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, देखो किसी को 2 रुपये दे देना है, उससे बहस नहीं करना है। समझ में आया, किसी को भी तो ऐसे आपको करना है कि आप क्या करो, ऐसे बोल के निकल जाओ। अब यहाँ पे क्रॉस कैसे बनेंगे इसको देख लो। हम पहले ये जो मेल वाले गैमीट्स हैं, दो मेल गैमीट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है तो एक ही टाइप का, दो मेल गैमीट्स हैं। एक मेल गैमीट लेंगे और इस सिंगल मेल गैमीट का दोनों ही फीमेल गैमीट के साथ हम क्रॉस बनाएंगे। तो फीमेल गैमीट क्या है, स्मॉल टी वाले हैं, है ना, स्मॉल टी वाले हैं। दूसरा वाला भी मेल गैमीट लोगे आप, कैपिटल टी वाला है। फिर जो फीमेल गैमीट्स आएंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल टी वाले हैं, स्मॉल टी वाले हैं। अब दोनों से क्या करना आपको, यहाँ पे दोनों को एक साथ करो, क्या आ जाएगा, गैमीट जब फ्यूज़ करेगा तो एक साथ जीन्स एलील्स आ जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको आप सर्कल में रखेंगे, ये इंडिविजुअल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये क्या है, ये टोटल हम देखें तो सारे के सारे प्लांट कैसे हैं, फिनोटाइपिकली ये टॉल हैं। और ये जनरेशन कौन है, F1 जनरेशन। ये क्या मिल गया हमको, F1 जनरेशन, फीलियल 1 जनरेशन है ये, F1 जनरेशन। और ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल टॉल। सारे के सारे प्लांट कैसे मिल गए, टॉल मिल गए। ये हमने आपको मेथड बता दिया है, आप कैसे करोगे इसको, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे आपको ये बना लोगे, F1 जनरेशन आपको प्लांट मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, देखो जो F1 जनरेशन प्लांट मिले, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स को इन्होंने सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने का मतलब F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यही तो है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को इन्होंने क्या किया, सेल्फिंग करा दिया। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, इसको हम लोग सेल्फिंग। अच्छा यही चीज़ अगर एनिमल का केस रहेगा ना तो इन ब्रीडिंग बोलेंगे, यहाँ पे सेल्फिंग नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग बोलेंगे या इंटर ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटर ब्रीडिंग बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सेल्फिंग कराना, तो सेल्फिंग के लिए फिर से भाई हमको पेरेंट अगर मान लो F1 जनरेशन तो दो प्लांट होगा ना, या एक ही प्लांट होगा, बाइसेक्सुअल सेल्फिंग हो रहा है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग गैमीट्स होंगे भाई। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो हम यहाँ पे मेल और फीमेल को मान लेंगे, क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, गैमीट बनेंगे। गैमीट कैसा बनेगा बाबू, यहाँ पे भी सेकेंड अगला इसमें भी जो आएगा ना वो क्या आएगा, गैमीट ही आएगा, क्योंकि फ्यूजन हमेशा आपको गैमीट्स का ही कराना है। गैमीट जब आएगा तो गैमीट का क्या बनेगा, देखो कैपिटल टी ले लिया और इसी का स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि जो दूसरे साइड पे जो जीनोटाइप है उस जीनोटाइप से भी हमने क्या किया, कैपिटल टी ले लिया स्मॉल टी ले लिया। देखो करना क्या आपको, इसके एक अलील का पहले इसके दोनों अलील में मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसके दूसरे अलील का इसके दोनों में, वही हमने यहाँ पे किया है, देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर, क्या मिलेगा यहाँ पे ज़रा देखिए,
यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, कैपिटल टी। यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या मिलेगा, स्मॉल टी। और ये है क्या, ये इससे जो प्लांट बनेंगे इनको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। क्या मिला बाबू, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में देखोगे तो फिनोटाइपिकली 2 तरह के प्लांट मिल रहे हैं, टॉल, ड्वार्फ। जीनोटाइपिकली 3 तरह के प्लांट मिल रहे हैं। तो इसमें F2 जनरेशन में क्या किया मेंडल ने, फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो निकाला। अब यहाँ पे आ गया फिनोटाइप रेशियो। देखो जब भी फिनोटाइप रेशियो पूछेगा ना तो आपको देगा कि कौन से फिनोटाइप का रेशियो बताना आपको। ये सीक्वेंस जरूर याद रखोगे, नहीं तो सीक्वेंस कभी कभी उलट देता, आप हो जाओगे कंफ्यूज। जैसे मैं बोल दूं कि यहाँ पे F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो टॉल इज टू ड्वार्फ बताओ, तो आप बहुत आसानी से बता दो 1 2 3, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। लेकिन यही है मैं बोल दूं फिनोटाइप रेशियो जो है F2 जनरेशन का टॉल इज टू ड्वार्फ इज टू टॉल का बताइए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बाबू। देखो टॉल इज टू ड्वार्फ, इसमें क्या करोगे, ये आंसर कितना आ जाएगा, 3:1। क्योंकि आप क्या देखोगे यहाँ पे इस वाले क्रॉस में ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ड्वार्फ है। समझ में आ गया, तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ। ऐसे जीनोटाइप रेशियो अगर हम बात करें तो क्या बताओगे, जीनोटाइप रेशियो। अब इसमें भी आएगा जीनोटाइप रेशियो, किसका जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस देखना बहुत ज़रूरी है, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, और फिर क्या है, रिसेसिव। मतलब कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस फॉर्मेट पे जब हम आते हैं तो ये रेशियो कितना आ रहा है, देखो ये 1 मिला हमको और ये क्या हो गए, 2 हो गए सेम, और एक 3। मतलब क्या हो गया, 1:2:1। ये हो गया आपका जीनोटाइप रेशियो और ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। बता देना यहाँ पे मेंडल ने, देखो इसी फॉर्मेट में मेंडल किया, लेकिन आपसे क्वेश्चन हो तो चेंज कर लिया जाए, और चेंज कर लिया गया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो इसलिए बाबू यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, आप देखते रहो यहाँ पे कि कौन सा सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक ना। तो ये मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा दिया। इसके बाद से हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, लेकिन उसके पहले एक मैं मेथड, चेकर बोर्ड मेथड भी आपको बता दूंगा। फॉर्क लाइन तो हमने ऊपर बता दिया, ये सारा फॉर्क लाइन मेथड है, और चेकर बोर्ड मेथड भी मैं आपको बता दूंगा। चेकर बोर्ड मेथड के अकॉर्डिंग फिर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे लेके चलेंगे, फिर वहाँ से मैं अगले लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है बाबू। ओके, बाय बाय।